बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले एक मामला मैं आपके सामने रखूंगा। अली अमीन गंडापुर साहब के भाई हैं फैसल अमीन गंडापुर, उन्होंने मेरे बारे में कुछ ट्वीट्स किए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। ये मामला शुरू होता है शेर अफजल मरवत साहब के एक स्टेटमेंट से। शेर अफजल मरवत साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था और उसमें उन्होंने क्या कहा था, पहले मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, क्योंकि मैंने वो स्टेटमेंट ही पढ़ के सुनाया था। ये कोई मेरी अपनी ओपिनियन मैंने नहीं बताई थी। मेरी ओपिनियन जो है वो इसके बारे में बड़ी क्लियर है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं जानता हूँ और वक्त आने पे सारी चीज़ें सारी कौम के सामने भी आ जाएंगी और ये वक्त बहुत जल्दी आने वाला है। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब ने क्या कहा था, ज़रा आप ये स्टेटमेंट मैं दोबारा आपको पढ़ के सुना देता हूँ जहाँ से ये मामला शुरू हुआ है। शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में थे। वहाँ उन्होंने कहा कि ईद के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बनने वाला है, नंबर 1। फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मार बढ़ रही है, नंबर 2। फिर उन्होंने कहा पीटीआई बहुत कमज़ोर हो चुकी है, नंबर 3। फिर उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर बुशरा बीबी और अलीमा खान की गुड बुक्स में नहीं है, यानी इमरान खान की बहनें और उनकी अहलिया अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो उनको वो बेहतर आदमी नहीं समझती या उनकी गुड बुक्स में नहीं है। जल्द वजारत आला से छुट्टी हो जाएगी अली अमीन गंडापुर की, ये बात भी उन्होंने की। अब ये स्टेटमेंट था शेर अफजल मरवत का। मैंने ये स्टेटमेंट पढ़ के सुनाया तो जहां मैंने कहा ना शेर अफजल मरवत, वो वाला एरिया काट दिया और बाकी एरिया लगा दिया और इसके ऊपर फैसल अमीन गंडापुर ने एक ट्वीट किया है, मैं इसको प्रोपेगेंडा ही कहूंगा। तो फैसल अमीन गंडापुर ने कहा कि इमरान साहब आपकी ख्वाहिश पीटीआई दुश्मन की ख्वाहिश से मिलती जुलती है। और भाई मैं तो खबर पढ़ के सुना रहा हूं कि ये बात शेर अफजल मरवत ने कही है, मेरी ख्वाहिश कहां से आ गई बीच में। फिर कहा जी अली अमीन जो है वो पार्टी के लिए उनकी कुर्बानियां बताई कि वो बहुत पैसा माली मदद कर रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा पैसा अपनी जेब से खर्च कर रहे हैं। ये पैसा जहां से खर्च हो रहा है सारी दुनिया जानती है और ये पैसा जैसे आता है ये भी सारी दुनिया जानती है। तो इसके ऊपर एक अलग प्रोग्राम कर लेंगे, मैं बता दूंगा कि पैसा कहां से आ रहा है, फंडिंग कौन देता है और कहां से फंडिंग पहुंचती है, कितनी खर्च होती है कितनी नहीं होती। ये बार बार जब कहते हैं ना कि अली अमीन गंडापुर अपनी जेब से पैसे खर्च कर रहे हैं इमरान खान के मुकदमा के लिए, ये सारे कामों के लिए, तो ये इसके अंदर हकीकत नहीं है। इसकी जो हकीकत है वो मैं आपके साथ बाद में शेयर कर लूंगा। बहरहाल इन्होंने मेरे ऊपर काफ़ी तंज किया और एंड में कहा कि आप बैरून मुल्क अपने क़याम का लुत्फ़ उठाएं और टिकटॉक्स पर क्लिक बीट जारी रखें। मैं टिकटॉक पे जाता ही नहीं, मैं वहाँ काम ही नहीं करता। बहुत सारे अकाउंट लोगों ने बनाए हुए हैं, मेरे जानने वालों ने। एक दो दफ़ा मुझे लोगों ने दावत देके वहाँ पे लाइव बिठाया भी टिकटॉक के ऊपर, लेकिन मेरा वो फॉर्मेट ही नहीं है। लेकिन ये क्योंकि वो तनकीद कर रहे हैं ना, आजकल कुछ लोगों ने ड्यूटी लगाई है तो वो ड्यूटी पूरी बेचारे कर रहे हैं। फैसल अमीन गंडापुर साहब को मैंने जब जवाब दिया तो मैंने उनको बताया जी कि आपको सारे लोग ऐसे नहीं मिलेंगे, आपको तनकीद बर्दाश्त करने की आदत होनी चाहिए। फिर मैंने एक और ट्वीट में बताया कि ये वीडियो एडिटेड है, आपको पूरा जुमला सुनना चाहिए कि मैंने ये बताया था कि ये बात शेर अफजल मरवत ने कही है नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में कि अली अमीन गंडापुर की छुट्टी हो जाएगी। वो पहले वाला हिस्सा काट के खाली ये लगा दिया कि अली अमीन गंडापुर की छुट्टी होने वाली है और ये इमरान रियाज के मुंह से सुनवा के तो इसके ऊपर आपने अपना बयानिया खड़ा कर दिया। तो फैसल अमीन गंडापुर साहब, अब आपने जो इल्ज़ाम इसके बाद लगाया ना वो मैं आपके सामने रखता हूं। गंडापुर साहब ये कहते हैं, फैसल अमीन गंडापुर अली अमीन गंडापुर के भाई, कि आपका अली अमीन से मसला उस दिन शुरू हुआ, ये मेरे बारे में कह रहे हैं, जब 5 अक्टूबर के बाद आप उसको मिलने आए और आपने सीएम हाउस में उसको बोला कि यही मौका था, आपने पुलिस और रेंजर्स पर गोली चलानी थी। ये अभी यहां रुक जाए। 5 अक्टूबर के बाद ये वो टाइम है नाज़रीन जब 4 अक्टूबर को अली अमीन गंडापुर साहब निकले और वो पहुंचे 5 अक्टूबर को इस्लामाबाद और बजाय डी चौक जाने के वो चले गए वज़ीर आला हाउस में। और वहां पे जब पुलिस ने रेड किया तो वो छुप गए उनके बकौल और फिर उन्होंने बहुत सारी पहाड़ियां क्रॉस की और बहुत सारे इजला क्रॉस करते हुए पहले पैदल फिर कोई टैक्सी लेके जो भी करके, पैसे भी जेब में नहीं थे, तो अली अमीन गंडापुर साहब खैबर पख्तूनख्वा पहुंच गए। जब ये कहानी सामने आई ना तो फिर मैं गया था वज़ीर आला हाउस और बाकायदा मुझे दावत देकर बुलाया गया था कि आप आए वज़ीर आला हाउस। मैं चला गया, वहां मुझे बहुत सारे लोग मिले, ज़्यादातर लोग मायूस थे और अली अमीन गंडापुर साहब ने मेरे साथ वहां मुलाकात की। उस मुलाकात में और लोग भी मौजूद थे, अब सारे मुझे याद नहीं है, लेकिन ये मुलाकात जो वज़ीर आला हाउस की बैक साइड पे एनएक्सी है वहां पे अली अमीन गंडापुर साहब बैठे हुए थे और वहां ये बातचीत हुई थी। अच्छा, इसमें अब इनका ये दावा है कि आपने कहा कि यही मौका है कि पुलिस और रेंजर पर गोली चलानी थी। भाई आपको इतनी अक्ल नहीं है कि 5 अक्टूबर को तो गोली चली नहीं, अली अमीन गंडापुर तो डी चौक गए ही नहीं, अली अमीन गंडापुर तो पीछे चाइना चौक वाली साइड से निकलकर वो तो पहुंच गए थे वहां पे सीएम हाउस में और वहीं से उनको गिरफ्तार करने के लिए रेड हुआ और वो वहां से भाग के निकल गए। वो खुद कहते हैं मैं सारी रात लेटा रहा किसी छत के ऊपर। फिर उसके बाद वो जहां पे थे ये सारी दुनिया को पता है, वो किन लोगों के पास थे ये भी सबको पता है, किन लोगों ने उनको पहुंचाया ये खबर नुसरत जावेद साहब भी दे चुके हैं, बाकी लोग भी दे चुके हैं। तो ये सारी दुनिया जानती है कि ये कहानी बिक्री नहीं है पहाड़ क्रॉस करने वाली और आगे से पता नहीं कितने अजला, 8 अजला या पता नहीं 12 अजला वो क्रॉस करने वाली। तो मैं जब अली अमीन गंडापुर साहब के पास गया उस दिन हुआ क्या था, अब क्योंकि फैसल अमीन गंडापुर साहब आपने आगाज किया तो मैं बताता हूं। एक तो गोली उस दिन चली ही नहीं, जब गोली चली ही नहीं तो मैं क्यों कहूंगा कि गोली मारो रेंजर वालों को या पुलिस वालों को। और दूसरी बात है कि मेरी सारी जिंदगी का रिकॉर्ड उठाकर देख लें, मैंने हमेशा पुरअमन एहतजाज के आईनी हक की जो है वो उसकी हमायत की है। मैंने तो कभी नहीं कहा कि कोई गोली चलाए या कोई तशद्दुद करे।
ये बात तो मैंने तरीके लब्बैक के भी खिलाफ कही थी, हर जमात के खिलाफ कही है। और मैं हर जगह पे ये कहता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर पुरअमन थे, वो 26 नवंबर को भी और 4-5 अक्टूबर को भी। इवन जो है वो 22 तारीख को जब इमरान खान साहब पहुंचे 2022 में, 25 मई को जब इमरान खान साहब पहुंचे, तब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर हैं वो पुरअमन थे और इमरान खान साहब उनको वहां से लेकर वापस गए थे। और मैं ही उस वक्त कंटेनर में रिपोर्ट कर रहा था, तो इमरान खान साहब ने कहा था कि यहां पे खुदा ना खास्ता खून खराबा हो जाएगा, लिहाजा यहां पे नहीं रुकना चाहिए। तो मैं तो हमेशा कहता हूं कि एहतजाज का हक होना चाहिए, जो आईनी हक है, लेकिन पुरअमन होना चाहिए। मैं क्यों कहूंगा गोलियां चलाओ रेंजर वालों पे या पुलिस वालों पे? और मुझे इससे क्या फायदा कि अगर आप गोलियां चलाएंगे रेंजर वालों पे या पुलिस वालों पे? ये तो उल्टा काम खराब हो जाएगा। अच्छा, अब उस दिन गोली चली भी नहीं और मेरे खाते डाल दिया, हुआ क्या था मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, इस पे अली अमीन ने क्या जवाब दिया मुझे, बकौल फैसल अमीन के? वो कहते हैं जी, अली अमीन ने जवाब दिया कि आप अपने ऐसे नफरत अंगेज मशवरे अपने पास रखें, अगर आपने अपना कोई बदला इस तरीके से लेना है तो लें। मैं इमरान खान के अहकामात के मुताबिक अपनी सियासी तहरीक को सियासी तौर पर चलाऊंगा, किसी पर गोलियां बरसा के और लाशें गिराकर नहीं चलाऊंगा। इसके बाहर आपसे कहा कि इसके बाद आपका और मेरा खुदा हाफिज। 9 मई से पहले अली अमीन पर 53 FIR थी, अब 102 FIR हैं। ये सारी चीज़ें बताई और यानी ये मेरे बारे में इतना ही था इसमें। फिर अली अमीन साहब की तारीफें। अब मामला ये है कि उस दिन हुआ क्या। उस दिन मैं गया, बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग थे, बड़े मायूस थे कि ये अली अमीन गंडापुर साहब जिस तरह वापस आए, इससे बेइज्जती हो रही है, कोई मान नहीं रहा। पूरा का पूरा सोशल मीडिया अली अमीन गंडापुर पे बम्बारमेंट कर रहा था कि ये क्या कर दिया, इतने पहाड़ क्रॉस करने की कहानी और ये वो सब जो इन्होंने एक जगह सुनाई थी शायद वहाँ असेंबली में जाके। तो मुझे जब बुलाया और मेरी जब मुलाकात हुई अली अमीन गंडापुर से, तो उन्होंने मुझे कहा कि कैसा मैं देखे निकल के आया। तो मैंने कहा गंडापुर साहब, इससे अच्छा आप गिरफ्तार हो जाते। एग्जैक्टली मैंने यही कहा था। मैंने कहा ये तो आपने बेइज्जती करवाई है, आपको तो वहाँ गिरफ्तार हो जाना चाहिए था। तो अली अमीन गंडापुर ने कहा कि क्या मैं वहाँ मैं गिरफ्तारी दे देता, ये वो इस तरह करके इन्होंने गुस्से की तरह बोला अली अमीन ने। मैंने कहा जी, आप वज़ीर आला एक सूबे के, आपके पास एक आईनी होता है, आप लाखों लोगों के वोटों के अमीन हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि आप पुलिस से छुप जाएं या आप पीछे हट जाएं? ये मैंने आज तक मैं ये बात बता नहीं रहा था, आज मुझे इसलिए बतानी पड़ी। और मैं ये हल्फन बात कह रहा हूं कि मैंने अली अमीन को ये कहा था, मैं हल्फन बात कह रहा हूं कि मैंने अली अमीन को कहा था कि आपका मौक़िफ़ बहुत ढीला है, आप जो बोल रहे हैं लोग उसके ऊपर यकीन नहीं करेंगे। मैं ही इस पर यकीन नहीं कर रहा तो मैं लोगों को जाके क्या बताऊंगा? तो अली अमीन साहब ने कहा कि क्या मेरा हक नहीं है कि मेरा मौक़िफ़ लोगों तक पहुंचे? ये मैंने उस वीलॉग में भी कहा था। तो मैंने कहा जी बिल्कुल आपका हक है। तो गंडापुर साहब ने मुझे पूरी कहानी सुनाई। कहानी सुनने के बाद मैंने उन्हें कहा कि ना लोग इस पे यकीन करेंगे ना मैं इस पे यकीन करूंगा। बतौर वज़ीर आला आपको फेस करना चाहिए था, वहां से छुपना या भागना नहीं चाहिए था। आप आईनी सरबराह हैं एक सूबे के। ये बात मैंने अली अमीन गंडापुर साहब को कही थी। और फिर मुझे गाड़ी तक छोड़ने के लिए अली अमीन गंडापुर साहब, उमर अमीन गंडापुर साहब और 5-6 दीगर इनके दोस्त मुझे गाड़ी तक छोड़ने के लिए आए थे। और मैं जब गाड़ी में बैठा था तब भी अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे थे कि देखिए इसके ऊपर आप ये, मैंने उन्हें कहा था कि देखें जो आपका मौक़िफ़ है वो एज इट इज़ मैं लोगों को बता दूंगा, लेकिन जो मेरा मौक़िफ़ है इसके बारे में वो मेरी अपनी राय है ना कि मुझे क्या राय देनी है, तो मैं अपनी राय दे लूंगा और लोग इसको बाय नहीं करेंगे। मैं गंडापुर साहब आपको फिर बता रहा हूं, आपको किसी बेहतर स्टोरी पे काम करना चाहिए था या लोगों के साथ सच बोलना चाहिए था, लोग नहीं मानेंगे। ये मैंने गंडापुर साहब को उस दिन कहा था, ये वो हकीकत है जो उस दिन हुआ था। अब मेरे भी चंद सवाल आते हैं ना, फैसल अमीन गंडापुर साहब, मुराद सईद का नाम ECL में है, आपका क्यों नहीं है? बहुत सारे और लोग हैं उनका नाम ECL में, लेकिन बहुत सारे लोगों का नाम नहीं है। आप लोग कैसे ट्रैवल कर सकते हैं, आ जा सकते हैं, ये सारा कुछ कर सकते हैं, मैं जानता हूं, बहुत सारे लोग और भी जानते हैं। बहुत सारे हकायक ऐसे हैं जो कौम के सामने रखे जाने चाहिए, लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब एक इस वक्त एंटी एस्टेब्लिशमेंट मूवमेंट चला रहे हैं और हमें लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट का जो एक बड़ा लंबा गंद है 70 साल का, वो ये आदमी साफ कर सकता है। तो इस वक्त हम चाहते नहीं हैं कि इस तरह की चीजें करें जिससे नुकसान हो, लेकिन अगर आप हकायक सामने लाना चाहते हैं और झूठ बोलने पर आपने कमर बांध दी तो फिर सच हम बोलेंगे। फिर मैं बताऊंगा कि मैंने क्या क्या देखा वज़ीर आला हाउस में। मेरे रिकॉर्ड के मुताबिक उस दिन जो मेरी मीटिंग थी, आपने तो 2 मिनट की मीटिंग बताई है, जो बात बताई है, मैं उस दिन कम से कम वहां पे 3 घंटे मौजूद था या शायद 4 घंटे, और मैंने वो सारी बातचीत की थी और मुझे दरवाजे तक आप लोग छोड़ने आए थे। आप तो उस दिन थे भी नहीं वहां पे। और दूसरी बात यह है कि मैं 4 मरतबा विजिट किया और मैंने वहां पे 4 मरतबा क्या क्या देखा और उस पर मैंने क्या रद्द अमल दिया। ये बातें मैं इसलिए नहीं करता कि इमरान खान को नुकसान होगा, वो बेचारा इस वक्त मुश्किलात काट रहा है इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए। मैं इस चीज को अवॉइड कर रहा हूं, लेकिन अगर आप इसको ट्रिगर करना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह करें, मैं आपको जरूर जवाब दूंगा और हकायक आपके सामने रखूंगा। नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है और ये स्टेटमेंट भी मैं आपके सामने रख देता हूं। गंडापुर साहब ने दावा किया कि इमरान खान ने पाकिस्तान की खातिर सबको माफ करने का कह दिया है, एस्टेब्लिशमेंट ने भी रजामंदी जाहिर कर दी है। देखिए ये बात ठीक है कि इमरान खान साहब पहले से ये कह रहे हैं कि मैं सबको माफ कर देता हूं, मेरे जाती मामलात के ऊपर मैं कोई बदला नहीं लूंगा, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ने रजामंदी जाहिर कर दी है। ये मुझे इसलिए यकीन नहीं आता कि जो शऊर पैदा हो गया पाकिस्तान में, उसके बाद इमरान खान साहब डील नहीं कर सकते, उनको सियासी नुकसान हो जाएगा। और सियासी नुकसान के अलावा मुझे ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब अब नजरियाती तौर पर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, वो हुकूमत के लिए तो लड़ाई लड़ नहीं रहे। यानी वो तो कह चुके हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी जाती है तो जाए, लेकिन अपने मौके से पीछे नहीं हटना। ये इमरान खान साहब स्टेटमेंट दे चुके हैं।
एस्टेब्लिशमेंट मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब के साथ इस मौके के ऊपर कोई ऐसी चीज तय कर लेगी, क्योंकि इमरान खान साहब वो बातें अभी तक मेरी इतला के मुताबिक नहीं मान रहे जो एस्टेब्लिशमेंट मनाना चाहती है। बहुत सारे ऑप्शन उनके सामने बार बार रखे गए हैं, तो एस्टेब्लिशमेंट कभी नहीं चाहेगी कि इमरान खान बाहर आए, क्योंकि उनका बनाया हुआ जो महल है, उनकी बनाई हुई जो फॉर्म 47 की हुकूमत है, वो इमरान खान के बाहर आते ही गिर जाएगी। अवाम इमरान खान के पीछे आ जाएगी और ये इतने बड़े बड़े जलसे और जुलूस होंगे और इमरान खान का ऐसा शानदार इस्तकबाल होगा कि ये इस इस्तकबाल के अंदर ये हुकूमत, ये एस्टेब्लिशमेंट, ये सारा कुछ बह जाएगा। वो इस बात को जानते हैं और इससे जान छुड़ाने के लिए उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा। अब इसमें डील क्या हो सकती है? क्या इमरान खान साहब को पहले बनी गाला में शिफ्ट किया जाए, वो वहां पे कुछ अरसा रहें, चीजों को नॉर्मलाइज किया जाए? ये तो कुछ हद तक एस्टेब्लिशमेंट को सूट करता है, लेकिन इमरान खान साहब ने ये वाला फार्मूला भी मुस्तरद कर दिया है। अब आगे नाज़रीन कुछ और खबरें। यहां पे एहसन इकबाल साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था जब इमरान खान साहब के दौर में IMF के पास गए थे। वो मैं स्टेटमेंट सुन रहा था, वो चिल्ला चिल्ला के एहसन इकबाल साहब कुछ सहाफियों के भी वायरल हो गए। वो चिल्ला चिल्ला कर उस वक्त कह रहे थे कि IMF के पास गिरवी रख दिया, IMF के पास पाकिस्तान को गुलाम बना दिया, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान को आज़ाद करवाया था अंग्रेज़ों से, आपने वापस हमें गुलामी में धकेल दिया। हालांकि वो IMF के साथ एक मुआहदा था जैसे बाकी हुकूमतें करती हैं, लेकिन इस मरतबा जो IMF के साथ मुआहदा हुआ है उसका नतीजा क्या है, जरा ये खबर मैं आपके सामने रखता हूं। एहसन इकबाल साहब का उस वक्त का जो IMF वाला कर्जा था जो इमरान खान साहब के दौर में लिया गया था, उनके मुताबिक वो हराम था। आज जब ये ले रहे हैं पाकिस्तान को हकीकी तौर पर गिरवी रखे, ये हलाल है। कुछ सहाफियों के क्लिप वायरल हो रहे हैं जब वो इमरान खान साहब के दौर में कहते थे जी पाकिस्तान में IMF, महंगाई बढ़ जाएगी, पेट्रोल की कीमत 3 रुपए 4 रुपए बढ़ जाएगी। अब कुछ 100 रुपए से 150 रुपए ऊपर बढ़ाई हुई है इन्होंने, इसके ऊपर कोई बोलता ही नहीं है। डॉलर कहां से कहां पहुंच गया, कोई बोलता ही नहीं है। महंगाई ये लोग 40% तक ले गए थे, कोई बोलता ही नहीं है। और अभी कम करने के सिर्फ दावे हैं, महंगाई बढ़ने की शरह में कमी हुई है, महंगाई कम नहीं हुई, इसके ऊपर कोई बोलता ही नहीं है। तो अब जो IMF का कर्जा मिला है उसको कहा जा रहा है कि जी ये पाकिस्तान को एक खुशखबरी मिल गई है और ये एक बड़ी अच्छी खबर है। अंदाजा कीजिए कैसे लोग अपने रंग बदलते हैं। अब इसमें IMF के हवाले से जो खबर मेरे पास है ये मैं आपके सामने रखता हूं। जियो न्यूज़ से खबर आई है। खबर यह है कि अगर पाकिस्तान ने अगले बजट में IMF की शराइत ना मानी तो अगली किस्त भी नहीं मिलेगी, नंबर 1। नंबर 2, IMF से मुशावरत के बाद बजट पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। यानी पहले IMF इजाजत देगा, वो आपको उसके ऊपर स्टैंप करेगा कि ठीक है जी आप ये बजट पेश कर सकते हैं असेंबली में, तब पेश किया जाएगा। IMF के बगैर आप बजट भी आप पेश नहीं कर सकते, वो आपका बजट बनाएंगे। ये हो गया जी, इसको कहते हैं गिरवी रखना। और अगर पाकिस्तान ने IMF की शराइत ना मानी या उनके मुताबिक बजट ना बनाया तो अगली किस्त भी नहीं मिलेगी, ये भी बता दिया। मुआहदे पर अमल दरामद ना किया तो मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए कर्ज भी नहीं मिलेगा। वो जो हमें क्लाइमेट चेंज का वो कर्ज मिलता है ना, वो भी नहीं मिलेगा। हालांकि पाकिस्तान का मुकदमा इतना मजबूत है क्लाइमेट चेंज के मामले में कि हमें कर्ज नहीं मिलना चाहिए, हमें बाकायदा उसके ऊपर फंड मिलना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज से पाकिस्तान बहुत मुतासिर हो रहा है और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल अकेला पाकिस्तान नहीं है, आसपास के बहुत सारे मुल्क हैं, लिहाजा पाकिस्तान को फंड किया जाए। हमें फिर भी कर्ज दिया जाता है। IMF का एक और वफद जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा जो आकर पाकिस्तान में बजट बनाएगा। जनाब ये खबरें जियो के ऊपर से मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूं और अहमद वड़ाइश साहब ने इसको ट्वीट किया हुआ है। तो ये है जनाब इस दफा का हलाल IMF। हराम IMF तो हमने देखा था इमरान खान साहब के दौर में, लेकिन इस मरतबा हलाल IMF ये है। अच्छा खबर देखें आप एक और, IMF ने मंजूरी दे दी है और इजाजत दे दी है पाकिस्तान की हुकूमत को, और एक बहुत बड़ा कारनामा इन्होंने किया है कि जो बिजली की कीमतों के अंदर जो टैरिफ है उसमें 1 रुपए फी यूनिट की कमी की इजाजत दे दी है और इसको बड़ी कामयाबी हुकूमत अपनी समझ रही है। देखें इन्होंने किया क्या, जब बिजली की कीमत बढ़ाई इन्होंने तो 16 रुपए से यूनिट, 12 रुपए से 16 रुपए, एवरेज यूनिट जो है 16-18 रुपए का यूनिट था, ये उसको 60 रुपए तक एवरेज ले गए उसकी। यानी यूनिट की कीमत बढ़ा के इन्होंने 4 गुना कर दिया ऑलमोस्ट। इन्होंने बिजली की कीमत को जो बढ़ाया है वो लगभग 40 रुपए के आसपास है, 30 से 40 रुपए का वो एक रेंज है जिसके अंदर उन्होंने बिजली की कीमत को बढ़ाया। अब 40 रुपए या 4 गुना बिजली की कीमत बढ़ाने के बाद, 40 या 50 रुपए इन्होंने बढ़ा दिए और 4 गुना बिजली की कीमत बढ़ाने के बाद इन्होंने रिलीफ क्या दिया आवाम को IMF से पूछे, 1 रुपए का टैरिफ के ऊपर। तो ये इसके ऊपर 1 रुपए के ऊपर भी मेरे ख्याल में कुछ एंकरों को चाहिए कि वो नाच नाच के घुंघरू तोड़ लें और खुशियां मनाएं कि जनाब पाकिस्तान की हुकूमत ने कारनामा कर दिया। और शहबाज शरीफ साहब ऐसे ही बात करते हैं, यानी शहबाज शरीफ का स्टेटमेंट सुने आप, कर्ज से निजात के लिए जान लड़ा दूंगा। ओए 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 मियां साहब, कर्ज से निजात के लिए जान लड़ा दूंगा, यही बंदा कर कपड़े भेज दूंगा आटा देने के लिए, फिर कौम को आटा नहीं मिला। फिर कभी ये कोई बयान, कभी ये कोई बयान, अब ये बयान आया कि जी कर्ज से निजात के लिए जान लड़ा दूंगा। पहले कर्जा लेने के लिए जान लड़ा देते हैं, कभी इस मुल्क का दौरा, कभी उस मुल्क का दौरा, कभी उसकी मिन्नत। ये सऊदी अरब गए हैं तो जाके इनकी किस्त मंजूर हुई है, कहां कहां से इन्होंने सिफारिशें करा के अपनी किस्त मंजूर करवाई है। तो पहले कर्जा लेने के लिए जान लड़ा देते हैं और अब जनाब कर्जे से निजात के लिए जान लड़ा दूंगा। लेकिन मैं एक चीज आपको बताऊं, कर्जे से निजात इनके होते हुए तो बिल्कुल नहीं होनी, क्योंकि इनका इकोनॉमी से ताल्लुक ही कोई नहीं है। और ये क्योंकि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के फॉर्मूले पे चल रहे हैं तो इनको बिल्कुल नहीं पता कि मुल्क कैसे चलाना है। देखिए मुल्क को चलाने के लिए आपको एक्सपर्ट चाहिए और पॉलिटिकल विल चाहिए, लोगों का एतमाद चाहिए, आपको रूल ऑफ लॉ चाहिए।
अब यहाँ बदएतमादी है, लोग पाकिस्तान छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, कोई यहाँ पे इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहता। बाहर से सरमायाकारी आनी चाहिए, सियाहत आनी चाहिए, रेमिटेंसेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ने चाहिए, आईटी के शोबे के अंदर आपका बढ़ना चाहिए काम, आपकी बरामदात में इजाफा होना चाहिए, आपकी पाकिस्तान के अंदर खुराक में तो कम से कम पाकिस्तान को खुद कफील होना चाहिए। तमाम की तमाम फसलें हमारी डाउन जा रही, यानी 30% से ज्यादा आपकी कपास की फसल में कमी हो गई। अब बताएं, जो कपास की फसलों के अंदर कमी हुई है वो कहां से पूरी होगी? वो बाहर से आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी, अब उसका भी बिल आप अदा करेंगे। तो पाकिस्तान लगातार नीचे की तरफ गया है। तमाम इजनास जो पाकिस्तान में उगती हैं इस साल पिछले साल की निस्बत वो सारी कम हुई हैं, ये रिपोर्ट भी आ चुकी है। अब नादरीन, ये वो सारी चीजें हैं कि हुकूमत कहती है कि मैं कर्जे से निजात दिलाऊंगा वज़ीर आज़म, और उनकी हुकूमत की क्रेडिबिलिटी ये है कि जब तक ये रहेंगे, चाहे इनको 10 साल मुसल्लत करके रखें, ये पाकिस्तान को 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा सकेंगे। और पाकिस्तान में जो सोचने समझने की सलाहियत है ना लोगों की, उसको ये मफलूज कर रहे हैं एक के बाद एक अजीबोगरीब कानून लाने के बाद। यानी आप अंदाजा करें कि लम्स यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर साहब को नोटिस भिजवा दिया पीका का, अंदाजा करें आप। अब यूनिवर्सिटीज के अंदर तो क्रिटिकल थिंकिंग होती है ना, वहां पे प्रोफेसर तैमूर रहमान साहब हैं, उनको सोशल मीडिया पोस्ट पर पीका एक्ट के तहत मुकदमा उनके खिलाफ जनाब करना है, उनको जनाब वो नोटिस भिजवा दिया। ये क्या है? यूनिवर्सिटीज के अंदर भी अगर क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होनी, लोगों ने खुलकर नहीं सोचना, खुलकर सवालात नहीं उठाने, सवालों के जवाब तलाश नहीं करने, और वहां पे अगर ये एतमाद नहीं होगा कि हमें आज़ादी इज़हार राय हम बात कर सकते हैं, तो इस सफोकेशन के अंदर, इस घुटनज़दा माहौल के अंदर हमारी अगली जनरेशन वो किस तरह आगे बढ़ेगी? जब तक आपको आज़ादी नहीं होती सोचने की, बात करने की, तब तक आप क्रिटिकल थिंकिंग आप कर ही नहीं सकते, तो फिर आप आगे कैसे बढ़ेंगे? मुख्तलिफ शोबों में अपना नाम कैसे पैदा करेंगे? पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज में जाएं, आप देखें कैसे क्वेश्चन आंसर होते हैं, कैसे खुलकर स्टूडेंट्स बात करते हैं, उनको पूरी आज़ादी होती है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती एक घुटनज़दा माहौल है, और एक के बाद एक शख्स को दबाया जा रहा है, और लगातार दबाने का यह सिलसिला जारी है। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की बातें हो रही, ये अभी मरवत साहब ने भी कहा, कुछ जो सहाफ़ी हैं वो भी ये क्लेम कर रहे हैं कि पीटीआई में एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा। क्या बन सकता है? देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो हैं बैरिस्टर गौर साहब, वो तो ये कहते हैं कि नहीं बन सकता और ना बनेगा। लेकिन अगर बनाने की कोशिश की तो जो लोग बनाएंगे उनके साथ क्या होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। एक तो वो लोग कभी अपने हलकों में नहीं जा सकेंगे, वो कभी अमली सियासत नहीं कर सकेंगे, वो फार्म 47 के मोहताज रहेंगे। लेकिन क्या फार्म 47 बांटने वाली एस्टेब्लिशमेंट हमेशा मौजूद रहेगी? जिस दिन ये एस्टेब्लिशमेंट फारिग हो गई तो वो लोग भी फारिग हो गए, यानी उसके बाद ये यतीम हो जाएंगे। जो लोग इमरान खान को पहले धोखा दे गए थे या लोटे बन गए थे, वो आज भी अवाम में नहीं जा सकते, अवाम का सामना नहीं कर सकते, आज भी छुपते फिरते हैं, और फॉर्म 47 के ऊपर उनमें इक्का दुक्का जो है वो वापस पहुंचे। बाकी सारे तो भी यारों मददगार पड़े हुए हैं, उनको तो एस्टेब्लिशमेंट जाली फॉर्म 47 भी नहीं दे सकी, उनके बेचारों के ये हालात हैं। तो अगर ये लोग छोड़ देंगे तो अपने हल्के में नहीं जा सकेंगे, तन्हाई का शिकार हो जाएंगे। और इमरान खान साहब ने वैसे भी ज़्यादातर खंभों को वोट देकर जितवा दिया है, तो ये जो खंभे हैं इनको तो दूसरी पार्टियां भी नहीं लेंगी, क्योंकि इनका अपना जाती तो वोट बैंक ही कोई नहीं है। और ये खंभे कहां जीतेंगे दोबारा इलेक्शन, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनको टिकट नहीं देगी? तो इनके हालात बहुत ख़राब है। आलिया हमजा साहिबा को भी नादरीन टारगेट किया जा रहा है, एक बार फिर उन्हें पंजाब को उन्होंने मुतहर्रिक किया है, तो उसके ऊपर फिर एक्शन तो होगा। FIA ने तहकीकात के लिए उनको, वो जो एक JIT बनी हुई है, वो तहकीकात के लिए उनको तलब किया है। जनाब के जो सोशल मीडिया के हवाले से एक JIT काम कर रही है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को बुलाकर हरासा करते हैं। तहरीक इंसाफ के लोग ये कहते हैं, लीडरशिप अक्सर ये कहती है कि ये काम ख़राब है और ये मरसद ज़्यादती की जा रही है। नादरीन, कुछ खबरें आपके साथ अगले व्लॉग में शेयर करते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।